हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का नॉलेज मंत्रा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि आप लोगों को विदित है कि हम लोगों की चर्चा चल रही है दिल्ली सल्तनत पर, यानी कि दिल्ली सल्तनत पर किस शासक के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। तो बलबन से के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। तो चलिए हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ने के पहले आप लोगों से ये कहना चाहेंगे कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें व लाइक करें, ठीक है। और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाला वीडियो आपको समय के साथ प्रोवाइड हो सके। तो अगर हम बात करते हैं कि दिल्ली सल्तनत के बारे में हमने क्या क्या पढ़ लिया है, बलबन के बारे में तो मोस्टली चीज़ें हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं। जैसे कि कल हमने आपसे डिस्कस किया था कि जब बलबन गद्दी पर बैठता है तो उसके समक्ष कौन कौन सी समस्याएं थी और उसने उन सारी समस्याओं को किस तरीके से सामना किया और किस तरीके से उनसे जो है निपटा उन समस्याओं से। और इसके साथ साथ में जो है हमने पढ़ा था कि बलबन ने जो है जो इल्तुतमिश के समय जो है तुर्क चालीसा या तुर्क ए चहलगान या चालीसा दल का निर्माण किया गया था। तो उसने किस तरह से चालीसा दल का जो है पतन किया, उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था कि उसने जो है चालीसा दल के पतन के लिए जो है जो चालीसा दल के सदस्य थे तो छोटी सी छोटी गलतियों के लिए कठोर यातनाएं देते थे। तो इस तरह से जो है चालीसा दल का जो है सर्वनाश अपने आप हो गया। और इसके बाद में हमने बोला था कि हमने आपको बताया था कि बलबन जो है स्वयं को यानी शासक को ईश्वर का प्रतिबिंब मानता है। उसका मानना था कि जो शासक हैं वो ईश्वर की ही प्रतिमूर्ति होते हैं और उन्हीं के द्वारा भेजा गया प्रतिनिधि होता है, ठीक है। इसके बारे में हमने आपसे डिस्कस किया था और हमने आपसे डिस्कस किया था कि इसने अपने दरबार में जो है शासक की मान प्रतिष्ठा को वापस करने के लिए इसने जो है अपने दरबार में बहुत कठोर नियम लगाए और सिजदा और पायबोस जैसी कुप्रथा का यानी कुप्रथा कहें या फिर गैर पारंपरिक प्रथा कहें, इसका इसने प्रचलन करवाया था। प्लस क्या पढ़ा था कि बलबन के समय में मुख्य रूप से विद्रोह कौन कौन से हुए थे और उनका उसने दमन किस तरीके से किया था, इसके बारे में हमने आपसे कल चर्चा किया था। अब ये तो थी कल की बात। अब कल का जो हमने आपको पढ़ाया है उससे जोड़ने के लिए यानी आज का जो चैप्टर हम पढ़ाने वाले हैं उससे आपको जोड़ने के लिए जो है पिछला आपसे रिवीजन कराते हैं ताकि एक बार रियलाइज़ हो सके कि हमने कल पढ़ा क्या है। ओके, तो चलिए हम अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं बलबन द्वारा किए गए प्रशासनिक सुधार। बलबन ने प्रशासनिक सुधार कौन कौन से किए थे वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से एग्ज़ाम अक्सर देखने को मिलता है, ठीक है। तो आइए हमारे साथ बने रहिए और हम पढ़ रहे हैं क्या बलबन द्वारा किए गए प्रशासनिक सुधार। बलबन ने कौन कौन से सुधार किए थे इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर हम बात करते हैं कि बलबन अपने साम्राज्य को सुदृढ़ बनाने के लिए कई सारे प्रशासनिक सुधार किए। वो प्रशासनिक सुधार कौन कौन से थे? तो सबसे पहला था कि उसने दीवान ए अर्ज नामक विभाग की स्थापना की। ये दीवान ए अर्ज नामक संस्था क्या थी? तो ये सैन्य जो है संगठन से संबंधित था, सैन्य विभाग से संबंधित था, जिसको बलबन ने अपने समय पर नाम क्या दिया था? दीवान ए अर्ज, ठीक है। इसको जो है गठन करने के लिए, इसको सुदृढ़ करने के लिए इसने क्या किया था कि बलबन ने ही जो है सर्वप्रथम सैन्य विभाग यानी दीवान ए अर्ज की स्थापना की, ठीक है। सर्वप्रथम दीवान ए अर्ज की स्थापना किस दिल्ली सल्तनत के शासक ने किया है? तो बलबन ने किया है। और इस पद पर सबसे पहले नियुक्ति किसकी दी है? तो सबसे पहले नियुक्ति जो है इमादुल मुल्क नामक व्यक्ति को दिया है, इस पद पर नियुक्त किया है, ठीक है। इसके बाद में दीवान ए अर्ज के प्रमुख को आरिज ए मुमालिक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? दीवान ए अर्ज के प्रमुख को जो है आरिज ए मुमालिक कहा जाता था, ओके। इसके बाद में इसके इस यानी दीवान ए अर्ज के कार्य कौन कौन से थे? तो दीवान ए अर्ज के कार्य जो सैन्य से संबंधित होते थे वो उसी से संबंधित ये कार्य करते थे। तो इनसे संबंधित कार्य कौन कौन से थे? तो सबसे पहले इनका काम था सैनिकों की नियुक्ति करना,
और क्या था, उनको प्रशिक्षण देना, वेतन और भत्ता प्रदान करना, साजो सामान की व्यवस्था करना था। तो ये प्रमुख कार्य थे किसके, दीवाने अर्ज यानी कि सैन्य विभाग के प्रमुख कार्य थे। तो प्रमुख कार्य 4 कौन कौन से थे कि सबसे पहली चीज़ थी सैनिकों की नियुक्ति इसी विभाग के द्वारा की जाती थी और उसका प्रशिक्षण भी इसी विभाग द्वारा होता था, साजो सामान की व्यवस्था भी इसी के द्वारा दी जाती थी और सैनिकों का जो वेतन व भत्ता प्रदान किया जाता था वो इसी संस्था द्वारा दी जाती थी। ओके, चलिए अब इसके बाद में दूसरी संस्था कौन सी थी, किस संस्था का गठन किया, कौन सी संस्था का किया, तो उसने जो है दीवान ए बरीद नामक संस्था का भी गठन किया है। पहली संस्था कौन सी है, दीवान ए अर्ज जो कि सैन्य व्यवस्था से संबंधित थी और दूसरी संस्था कौन सी थी, दीवान ए बरीद। तो ये बरीद का मतलब क्या होता था, ये गुप्तचर विभाग से संबंधित था। किससे संबंधित था, गुप्तचर विभाग से संबंधित था। इसने अपने जो है प्रांत में, अपने शिकों में जो है इसने गुप्तचर व्यवस्था बहुत उत्तम तरीके की जो है स्थापित की, जिससे इसका साम्राज्य अधिक सुदृढ़ हो गया। ठीक है, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण जो है इसका गठन था। इसके द्वारा गठित की गई संस्था ये बहुत ही महत्वपूर्ण थी। तो अब इसके बारे में हम अगर जानने की कोशिश करते हैं तो बलबन ने जो है सबसे पहले दीवाने बरीद की नियुक्ति की थी और इसके अध्यक्ष की अगर हम बात करते हैं तो इसका अध्यक्ष, पहला अध्यक्ष जो है क्या कहलाता था, तो उसको बरीद ए मुमालिक कहा जाता था। देखिए, जो दीवान ए बरीद का जो अध्यक्ष होता था उसे क्या कहा जाता था, बरीद ए मुमालिक कहते थे। ये किसका, ये गुप्तचर व्यवस्था से संबंधित था। वहीं पर हमने दीवान ए अर्ज के प्रमुख को क्या कहा है, आरिज ए मुमालिक। नाम का सिर्फ अंतर है, दीवान ए अर्ज यानी कि आरिज ए मुमालिक। ये क्या है, दीवान ए बरीद, ये क्या है, बरीद ए मुमालिक। इससे जोड़ देना है आपको। ओके तो इस तरह से इसके अध्यक्ष को बरीद ए मुमालिक कहते थे। फिर बलबन ने क्या किया था, प्रत्येक सूबे में एक बरीद की नियुक्ति की थी, यानी प्रत्येक सूबे में या प्रत्येक प्रांत में एक बरीद की नियुक्ति की थी। और बरीद जो है राज्य का प्रमुख व समाचार पत्र लेखक भी होता था। जैसे आज के टाइम पर है ना कि आपको पता ही नहीं चलता है, मीडिया वाले पहुंच जाएंगे और कोई अगर घटना हो रही है तो वो पूरे देश में वायरल हो जाती है। तो कुछ इसी तरीके से काम कौन करते थे, ये बरीद लोग करते थे। ये लोग पत्रकार का भी काम करते थे। उसके प्रांत पर ये बरीद जो है बरीद ए मुमालिक या फिर दीवाने बरीद के लोग घूमते रहते थे और राज्य की जो गुप्त सूचनाएं होती थी ये लोग जो है क्या करते थे, उनका लेखा जोखा रखते थे और उनको राजा तक पहुंचाते थे। ठीक है, तो ये काम किसका था, दीवान ए बरीद का। तो हमने क्या सीखा कि दीवान ए अर्ज किस विभाग से संबंधित था, तो वो सैन्य विभाग से संबंधित था। इसके प्रमुख को क्या कहा जाता था, आरिज ए मुमालिक। अब दूसरी संस्था कौन सी है, दीवान ए बरीद। दीवान ए बरीद जो है किससे संबंधित थी, ये गुप्तचर व्यवस्था से संबंधित थी। इसके प्रमुख को क्या कहा जाता था, तो बरीद ए मुमालिक कहते थे। ओके, आई होप आप लोग समझ गए होंगे ये सारी चीज़ें। अब इसके बाद में इसने जो है क्या किया था, शिक की नियुक्ति की थी। अब ये शिक क्या होते थे, तो अगर हम आधुनिक रूप से कह सकते हैं जैसे जिले होते हैं, तो इसने क्या किया था कि प्रांतों को जिलों में विभाजित किया था और इन जिलों को ही इसने नाम क्या दिया था, इन जिलों को नाम इसने दिया था शिक। ठीक है, तो इसके बाद इसने क्या किया था कि बलबन ने पहली बार प्रांत को शिकों में विभाजित किया और क्या 1279 में सिक का गठन करके इसके प्रमुख के रूप में सिकदार की नियुक्ति की। इसने क्या किया था, 1279 में जो है इसका सिक का गठन किया और सिक के प्रमुख को क्या कहा जाता था, तो सिक के प्रमुख को अगर हम इनकी बात करते हैं तो उसको जो है सिकदार नाम दिया था। क्या नाम दिया था, सिकदार नाम दिया था। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये चीज़ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि दीवाने अर्ज के प्रमुख को क्या कहते थे और जो दीवान ए जो बरीद था तो इसके प्रमुख को क्या कहते थे। और जो शिक की नियुक्ति की थी तो शिक के नियुक्त जो
सिख का गठन किया था, तो सिख के प्रमुख को क्या कहते थे, तो सिकदार कहते थे। ओके, क्लियर हुआ। अब इसके बाद में नेक्स्ट संस्था थी, एक थी साहिब ए दीवान ख्वाजा। क्या थी, साहिब ए दीवान ख्वाजा। ये किससे संबंधित था, तो ये जो है वित्त से संबंधित था। तो इसने क्या किया था, बलबन ने अपने समय पर वित्त से संबंधित एक मंत्री की नियुक्त किया था। उसको नाम क्या दिया था, तो ख्वाजा नामक अधिकारी की इसने नियुक्त किया था, जो कि नाम क्या आ रहा है, साहिब ए दीवान ख्वाजा कहें या फिर ख्वाजा नामक अधिकारी की नियुक्त किया था। ओके, तो बलबन ने प्रांतों में जो है साहिब ए दीवान या फिर ख्वाजा नामक अधिकारी की नियुक्ति की थी। और इस अधिकारी का काम क्या होता था कि इस अधिकारी का काम होता था कि प्रांतों में वित्तीय कार्य की देखरेख करना। ठीक है, यानी कि आय व्यय का जो लेखा जोखा होता था, यही होता है वित्तीय काम। तो इसका काम क्या था कि प्रांतों में वित्तीय कार्य की देखरेख करना। ठीक है, तो ख्वाजा नामक अधिकारी की नियुक्ति की थी। वो किससे संबंधित था, वित्त से संबंधित था। दीवान ए अर्ज सैन्य से संबंधित था। और दीवान ए अर्ज सैन्य से संबंधित था। इसके बाद में दीवान ए बरीद किससे संबंधित था, गुप्तचर से संबंधित था। सिख क्या होता था, प्रांतों को कई जिलों में विभाजित किया था और इन्हीं जिलों को सिख कहा जाता था। और सिख के प्रमुख को क्या नाम दिया था, इन्होंने सिकदार नाम दिया था। दीवान ए अर्ज के प्रमुख को क्या कहते थे, दीवान ए अर्ज के प्रमुख को अगर हम की बात करते हैं आरिज़ मुमालिक कहते थे। फिर दीवान ए बरीद के प्रमुख को क्या कहते थे, तो बरीद ए मुमालिक कहते थे। ये माइनर डिफरेंसेस हैं जो कि आपको ये पकड़ने की ज़रूरत है। ओके, चलिए अब इसके बाद में नेक्स्ट व्यवस्था थी, क्या थी, जागीरदारी व्यवस्था थी। अगर हम जागीरदारी व्यवस्था के बारे में बात करें तो बलबन ने क्या किया था कि सैनिकों के पास जो है सैन्य सेवा के बदले कर मुक्त भूमि रहती थी। यानी जो सैनिक होते थे तो इनको वेतन न दे करके भूमि का एक टुकड़ा दे दिया जाता था जिसमें कोई टैक्स नहीं लगता था। तो जब टैक्स नहीं लगता है, जब ज़मीन पर, क्योंकि जो गवर्नमेंट होती है, सरकार होती है, तो उनकी आय का स्रोत क्या होता है, टैक्स। यानी ज़मीन से जो टैक्स वसूल होता है या अन्य विभागों से जो टैक्स वसूल होता है तो वही उनके इनकम का स्रोत होती है। लेकिन इन्होंने क्या किया था कि जो सैन्य विभाग होते थे, जो सैनिक होते थे, इनको जो है जो भूमि का टुकड़ा देते थे तो ये जो है टैक्स मुक्त था, यानी कर मुक्त था। तो जब कर नहीं इनको मिल रहा था तो जाहिर सी बात है राजस्व घाटे में जाएगा। तो इन्होंने क्या किया, इनको ये समझ में आया कि जो पूर्व के जो सैनिक थे, यानी कि जो पहले के जो सैनिक हैं और उनको जो भूमि दी गई है, कर मुक्त भूमि दी गई है, तो इन्होंने क्या किया कि वो भूमि वापस ले ली। जब वो भूमि वापस ले ली तो जो भी उनके जो परिजन होते थे या सैनिकों की विधवाएं जो होती थी, तो इसका जाहिर सी बात है ये लोग विरोध करेंगे। तो विरोध जब इन्होंने किया तो इनको जब इन्होंने टैक्स वाली भूमि वापस ले ली और जनता द्वारा विरोध हुआ तो बलबन को पुनः जो है वो भूमि वापस देनी पड़ी थी। ठीक है, तो ये थी बात किसकी, जागीरदारी व्यवस्था की। तो जागीरदारी व्यवस्था के बारे में हम अगर बात करते हैं कि सेवा के बदले, सैनिकों की सैन्य सेवा के बदले जो है कर मुक्त भूमि रहती थी। फलतः क्या हुआ, राजस्व जो है घाटे की स्थिति में आ गया। ओके, तो ये जब राजस्व जो है घाटे की स्थिति में आ गया तो क्या हुआ कि जागीरदारी व्यवस्था का पुनर्गठन करने के लिए बलबन ने क्या किया कि विधवाओं से यानी उनके परिजनों से वो भूमि वापस ले ली। और भूमि वापस लेने के बदले यानी उनको जो भत्ता मिलता था तो उसके बदले उन्होंने 20 से 30 टंका जो है इनको भत्ता के रूप में दिया, जिसका इन लोगों ने विरोध किया। और विरोध इतना ज़्यादा हुआ कि एटलीस्ट बलबन को पुनः जो है अपना डिसीजन वापस लेना पड़ा और जो कर मुक्त भूमि थी वो उनको प्रदान करनी पड़ी। ठीक है, तो ये थी इनकी जागीरदारी व्यवस्था। अब इसके बाद में हम बात करते हैं कि बलबन की खलीफा के प्रति नीति कैसी थी। तो इनका मानना था, बलबन का मानना था कि बलबन जो है राजनीतिक शक्ति ग्रहण करने के परिप्रेक्ष्य में खलीफा से शक्ति यानी अनुमति लेने की
चर्चा करता है। यानी कि इनका मतलब है कि कोई भी शक्ति, कोई भी काम करना है, अपनी शक्ति को बढ़ाना है तो अनुमति लेना किससे ज़रूरी है? खलीफा से लेना ज़रूरी है। ये जो है इनकी नीति थी बलबन की, जो है खलीफा के प्रति, क्योंकि ये खलीफा का बहुत सम्मान करते थे। सम्मान इस तरह से करते थे तो कि इन्होंने जो है अपने सिक्के जब चलवाए तो अपने सिक्कों में जो है इन्होंने क्या किया था? खलीफा का नाम अंकित कराया था। तो अगर हम बात करते हैं कि बलबन के पूर्व किस शासक ने, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सिक्के पर खलीफा का नाम अंकित कराया था या फिर दिल्ली खलीफा के सम्मान में उनका नाम अंकित कराया था, तो वो कौन थे? इल्तुतमिश थे, जिन्होंने अपने सिक्के पर खलीफा का नाम भी अंकित कराया। तो दो शासक हमने पढ़ लिए जिन्होंने खलीफा का नाम अपने सिक्के पर अंकित कराया। तो वो दो शासक कौन से थे? वो दो शासक थे, पहले थे इल्तुतमिश और इल्तुतमिश के बाद में फिर कौन आए? बलबन आए। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद में सबसे अंत में हम इनका मूल्यांकन करते हैं कि बलबन के, अगर हम बात करते हैं तो बलबन की मूल्यांकन के बारे में बात करते हैं तो बलबन के जो दरबार की कुछ ऐसी नीति थी, इतने कठोर नीति थी कि कुछ इतिहासकारों ने इनकी आलोचना किया है तो कुछ इतिहासकारों ने इनके सपोर्ट में भी बात कही है। तो आइए किसने क्या कहा, किसने इसके सपोर्ट में बात कही, किसने इसके विरोध में बात कही, किसने इसकी आलोचना की, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो एक मध्यकालीन इतिहासकार होते हैं, हसन निजामी होते हैं। इन्होंने जो है बलबन की आलोचना की है बहुत ज़्यादा, और उन्होंने आलोचना किस तरह से की है तो के निजामी जो है इन्होंने आलोचना क्या किया है कि इनका कहना है कि बलबन अपने दरबार में एक उत्तम अभिनेता था। ये कथन अक्सर देखने को मिलता है एग्ज़ाम में। तो वो क्या कहता है कि बलबन अपने दरबार में एक उत्तम अभिनेता था और इतना उत्तम था कि वो जो है अभिनेता की भांति दर्शकों को हमेशा जो है अपनी क्रियाकलापों में मंत्रमुग्ध रखता था। ठीक है, ये कथन लिख लीजिएगा, ये अक्सर एग्ज़ाम में पूछने को देखने को आपको मिलेगा। ओके, तो इनका कथन क्या है कि बलबन उत्तम अभिनेता की भांति अपने दर्शकों को अपने दरबार में अपने कार्यों के माध्यम से जो है अक्सर इनको क्या रखता था? मंत्रमुग्ध रखता था। तो ये कथन किसका है? ये हसन निजामी का कथन है। एक इतिहासकार आते हैं बर्नी, इन्होंने क्या कहा है कि बलबन की जब मृत्यु हुई है तो बलबन की मृत्यु के बाद में जो है मृत्यु के बाद अमीरों ने वस्त्र फाड़ दिए थे। इतना इससे लगाव था कि इन्होंने अपने वस्त्र फाड़ दिए थे और धूल उड़ाई थी। 40 दिन तक शोक भी मनाया था। इसके मतलब इतना ज़्यादा उनको शोक था कि इन्होंने जो है धूल उड़ाई थी, 40 दिन तक शोक मनाया था। इतना ही नहीं, और क्या किया था कि नगर के व्यक्तियों ने सुल्तान की आत्मा की शांति के लिए हेतु भोजन की भिक्षा जो है वितरित की थी। किसने? अमीरों ने। अब इसके बाद में बात करते हैं कि बलबन को विदेशों में मुस्लिमों का संरक्षक के रूप में देखा जाता है। विदेशों में क्या कहा गया है बलबन के बारे में कि बलबन ने भारत में जो है मुस्लिम धर्म के संरक्षक के रूप में काम किया। इस तरीके से विदेशियों की जो है मान्यता है। और इसके बाद में क्या आता है कि बलबन ने खुद कहा है अपने बारे में, इसने बोला है कि पूर्व में मुस्लिम पताका फहराने का श्रेय जो है किसको है? मुझे ही है, यानी कि बलबन को है। कि पूर्व में जो है इसने इस्लाम धर्म की जो पताका फहराई तो उसका मुख्य रूप से अगर हम श्रेय की बात करते हैं तो वो किसका होता है? तो वो बलबन का ही होता है। अब इसके बाद में बलबन की मृत्यु के बाद में जो है गद्दी पर कौन कौन बैठता है? तो वैसे बलबन जो था तो बलबन गद्दी पर बिठाना चाहता था अपने पुत्र बुगरा खां को, लेकिन बुगरा इस समय बंगाल का शासक होता है और जब इसको शासक बनने के लिए इनवाइट किया जाता है तो ये इस चीज़ को इनकार कर देता है, कहता है हम राजा नहीं बनेंगे। और जो शासक बनने का जो ताज जो इसको मिलना था उसको इनकार कर दिया। तो जब इसने इनकार कर दिया तो बलबन को मजबूर हो करके चुनना किसको पड़ा?
कैखुसरो को चुनना पड़ा। इसके लिए घोषणा भी कर दी कि कैखुसरो गद्दी पर बैठेगा हमारे बाद। लेकिन जो बुगरा खां होता है, बुगरा खां का पुत्र होता है कैखुसरो, ये गद्दी पर कैकुबाद होता है, ये गद्दी पर बैठना चाहता है। तो और ये चाहता है कि ये कैखुसरो गद्दी पर ना बैठे, तो इसका एक जो है अधिकारी होता है, तो इस कैखुसरो की कैकुबाद से अनुमति लेकर के इस कैखुसरो की हत्या करा देता है। और हत्या करने के बाद में अगर हम बलबन के बाद की बात करते हैं कि बलबन के तुरंत बाद गद्दी पर बैठने वाला शासक कौन था, तो वो था कैकुबाद। ठीक है, कैकुबाद गद्दी पर बैठता है और ये कैकुबाद बहुत ही भोग विलासी होता है, मतलब विलासी प्रवृत्ति का होता है। इसका अपने साम्राज्य पर, अपने राजपाट पर कोई भी ध्यान नहीं जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ सुंदरियों से घिरा रहता है, मदिरा पान में बिजी रहता है और अंत में इसको जो है क्या हो जाता है, लकवा मार जाता है। और जब लकवा मार जाता है तो एक क्यूमर्स इसका पुत्र होता है, 2.5 वर्षीय पुत्र होता है। इसके बाद ये गद्दी पर बैठता है और एक इसके दरबार में मंत्री होता है, फिरोज शाह करके होता है, इस क्यूमर्स की हत्या कर देता है। ये सिर्फ बहुत दिनों तक शासक नहीं रहता है। तो इस तरीके से जो है दास वंश का अंत हो जाता है। और इन दासों के हाथ से बागडोर किसके हाथ में चली जाती है, खिलजियों के हाथ में चली जाती है। तो ये थी पूरी बलबन के संबंध में जानकारी पूरी, जो कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहीं से टपकने वाले हैं और एग्ज़ाम में क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलता है। जो भी आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट इवेंट था, हमने एक एक इवेंट के बारे में आपसे डिस्कस किया जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम अपने लेक्चर को यहीं पर विराम देना चाहेंगे, लेकिन जाने के पहले एक बार आपसे फिर से रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो है आपका एक लाइक से जो है हमारा भी उत्साहवर्धन होता है और आपके एक शेयर से हमारे जो पढ़ाने का जो तरीका होता है उसमें और अधिक चार चांद लगा देता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट डे नए वीडियो के साथ, नए वंश के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, रिवीजन ज़रूर करते रहिए, साथ में प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।